गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। राहुल, मधु, मनवीर, रवि, उसके बाद में सतीश, काजल, सचिन, जिया, रामानंद कुमार, देवांग, ओमकाले, श्वेता, उसके बाद सेजल, निगम, सुशील, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे छोटे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आपको मैंने कल बता दिया था कि टाइम चेंज रहेगा, तो आप सभी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूं मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल हम पढ़ेंगे क्योंकि कल मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया था कि साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक कैसे पारित होता है और साधारण विधेयक पर विवाद होने पर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये सब सारे प्यारे बच्चों मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो आप जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, फटाफट से देखिएगा जल्दी से। आज स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ जी? नहीं, आज भी मैं घर से ही क्लास ले रही हूँ, स्टूडियो से क्लास नहीं ले रही हूँ, घर से ही क्लास ले रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आगे देखिएगा यहां पर, चलो ध्यान से सुन लो। अब यहां पे प्यारे बच्चों आपका मनी बिल, अब जाहिर सी बात है कि आपको क्या चाहिए कि भैया मैम लिखकर बताओ सारी चीजें। चलो हम लिखकर बात कर लेते हैं और वही आपको लिखना भी है फिर। तो आप हेडिंग देंगे धन विधेयक, आप हेडिंग देंगे मनी बिल, धन विधेयक। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्यारे बच्चों मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 110, इसमें क्या है, परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा है प्यारे बच्चों, किसमें, आर्टिकल 110 में। ठीक है, किसकी परिभाषा है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक इसी से रिलेट करता है आर्टिकल 109, इसमें क्या है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया, स्पेशल स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, फॉर मनी बिल, धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया। प्यारे बच्चों किस आर्टिकल में है, 109 में। अब ये अगर मैं इसकी बात करती हूं तो अब ये जो आपका यहां मनी बिल है, ठीक है, इस मनी बिल की स्पेशल प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 109 इसके बारे में आपको बताता है। अब देखिएगा यहां पे आर्टिकल 109 की अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, ध्यान रखना, इस अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अनुसार, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, ठीक है, धन विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, केवल लोकसभा में पेश, केवल लोकसभा में पेश, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन
इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग इसे केवल कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा, केवल लोकसभा में। जबकि मैंने ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक में आपको बताया था कि वो बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लेकिन दिखना आगे, लेकिन 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 राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने प्यारे बच्चों आपको प्रेसिडेंट में भी बताया था कि मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही लोकसभा में पेश होता है। प्यारे बच्चों, ये कभी भी आपका राज्यसभा में पेश नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होगा, हमेशा कहां पेश होता है, हमेशा केवल आपका लोकसभा में। जैसे ऑर्डिनरी बिल आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हो और राज्यसभा में भी, लेकिन ये आप ऐसा नहीं कर सकते, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के साथ। यस बच्चों, इसको लिखना है। ठीक है, बार बार भाई आप एक बात नहीं पूछेंगे, जब मैं एक बार बता चुकी हूं कि इसको लिखना है, फिर भी आपका वही क्वेश्चन आ रहा है। आगे, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। केवल 14 डेज तक अपने पास रख सकती है, 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। मैम केवल के आगे क्या लिखा है, केवल लोकसभा में पेश। मनवीर जी, ठीक है, 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। आगे, यदि राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती तो यह बिल दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा के पास कोई पावर इस बिल को लेकर नहीं होती, यानी राज्यसभा केवल और केवल इस बिल को 14 दिन तक रख सकती है। यह आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर यहां पे बात करते हैं, यहां से पास होकर कहां जाएगा, आगे लिखिएगा।
राज्यसभा से पारित होकर, बताओ कहां जाएगा, होकर यह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए जाता है। हस्ताक्षर के लिए जाता है। क्लियर है? राज्यसभा से पास होकर कहां जाएगा? सिग्नेचर के लिए। किसके पास? प्रेसिडेंट। अब प्यारे बच्चों, मैंने प्रेसिडेंट की आपको 3 पावर्स बताई थी। पहला, आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो। ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट वीटो। एक बताई थी मैंने आपको सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी, निलंबनकारी। और एक होती है प्यारे बच्चों आपकी, देखिएगा, पॉकेट वीटो, या इसे कई बार जेबी वीटो भी कहते हैं। अब मैम आपने ये दोबारा क्यों लिखा है? क्योंकि प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, तीनों वीटो शक्तियों का प्रयोग, तीनों वीटो शक्तियों का प्रयोग साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल पर हो सकता है, पर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सारा लिखवा रही हूं एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे, आत्यांतिक वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, यानी कि मैं लिख रही हूं इधर एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो का प्रयोग मनी बिल पर यानी धन विधेयक पर, धन विधेयक पर हो सकता है। आप देख रहे होंगे यहां सस्पेंशन वीटो का यूज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से ही यह बिल यहां आता है, लोकसभा में पेश होता है, तो राष्ट्रपति कभी भी इसे रिकंसीडर नहीं कर सकते। राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस नहीं भेज सकते। किसको? मनी बिल को। लेकिन वो इस पे साइन करने से मना कर देते हैं या फिर इसे रखकर भूल सकते हैं। ये 2 वीटो यूज हो सकती है, लेकिन आपकी सस्पेंशन वीटो कभी भी मनी बिल पर यूज नहीं होगी। और आगे लिखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर किसी वीटो शक्ति का प्रयोग, किसी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते, राष्ट्रपति नहीं कर सकते, बल्कि नहीं कर सकते, बल्कि 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 हस्ताक्षर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य यानी कि बाउंड हैं। और इन्हें बाउंड किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? ध्यान से, बाध्य किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? 24
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा बाध्य। यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई वीटो पावर नहीं, ऑर्डिनरी बिल पर सारी वीटो पावर का यूज, और आपके प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई वीटो पावर यूज नहीं होती। यानी आपका जो मनी बिल है, ये मनी बिल केवल कहां पेश होगा? लोकसभा में। किसकी सहमति? राष्ट्रपति की। इसलिए वो ज्यादातर सिग्नेचर कर देते हैं क्योंकि उनके अप्रूवल के बाद ही से लोकसभा में पेश किया जाता है। साथ साथ प्यारे बच्चों मनी बिल की डेफिनेशन, मनी बिल का आपका स्पेशल प्रोसीजर, राज्यसभा इसे कितने दिन रख सकती है? तो केवल 14 दिन। क्या राज्यसभा इसे रिजेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है? कर सकती है, लेकिन लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा की मर्जी है। यानी मनी बिल पर जो पावरफुल होती है वो कौन होती है? वो होती है आपकी लोकसभा। एक एक शब्द मैंने आपको अच्छे से लिखवाया है, ठीक है? यह आपको ध्यान रखना है। बेटा सुनो कि कौन है? राहुल परवार जी। बेटा आपको अब यहां पर मैं समझा नहीं सकती हूं। क्यों नहीं समझा सकती? क्योंकि मैं ये बात कह कह के थक चुकी हूं कि कभी भी पढ़ते समय आर्टिकल्स का सीक्वेंस नहीं हो सकता। जब ये सीक्वेंस तभी हो सकता है जब हमें केवल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लेकिन जब हमें चैप्टर पढ़ने हैं तो सीक्वेंस में आर्टिकल्स नहीं हो सकते। बेटा इससे ज्यादा मैं अब आपको नहीं समझा सकती। सीक्वेंस में आर्टिकल समझाओ, ये क्या मतलब, क्या मेंटेलिटी के साथ क्लास में बैठते हो? बताओ जल्दी से। कितनी बार आप मुझसे एक ही बात कहेंगे और कितनी बार मैं एक ही चीज का आंसर करती रहूंगी? सोच के देखो, अगर कोई डेली आपसे एक बात कहे डेली और आप डेली उसका आंसर, तो कितनी इरिटेशन सी हो जाती है, कितनी ज्यादा आप टीचर को मतलब परेशान करते हो एक ही चीज को लेकर। सिलेबस कब खत्म होगा? 29 तारीख तक आपकी लास्ट क्लास होगी। तो आपको क्या क्या लिखना है देखिएगा। पहली स्लाइड पर स्टार बना हुआ है, लिखना है। दूसरी स्लाइड पर स्टार बन गया, ये भी लिखना है। और तीसरी स्लाइड पर ये अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है? तो ये सब चीजें जो आप इतना टीचर्स के साथ करते हो, फिर कहते हो टीचर अगर आपको कुछ भी बोल देता है पलट के तो आप बोलते हो वो गुस्सा कर रहा है, मतलब उसे कुछ बोलने का भी अधिकार आप नहीं देते क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, आपने बैच खरीद लिया है ना? ये आपका स्टेटमेंट होता है। लास्ट में आपको स्पेशली आपके आर्टिकल्स की पीडीएफ, पार्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, ठीक है? आगे देखिएगा। ग्रीन पेन वाला फिर से बताना, पूछो बच्चा। अच्छा, तीनों वीटो शक्तियां का प्रयोग साधारण विधेयक। बेटा कल मैंने ऑर्डिनरी बिल पढ़ाया था और ऑर्डिनरी बिल आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कल की क्लास देखो। ये तीनों वीटो शक्तियां मैंने राष्ट्रपति में आपको बहुत अच्छे से बताई थी, ठीक है? और आपको आर्टिकल्स की सीक्वेंस की एक पीडीएफ दी जाएगी लास्ट में, ये मैं कई बार क्लास में कह चुकी हूं, ठीक है? तो ये आपका तीनों वीटो शक्तियां, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट, इनका यूज किस पर होता है? बिल्स पर। तो ऑर्डिनरी बिल्स पर सारी वीटो शक्तियों का यूज हो सकता है, कोई भी वीटो पावर वो यूज कर सकते हैं, चॉइस होती है उनके पास। और आपके मनी बिल पर केवल दो ही वीटो पावर, या तो ये या तो ये, ठीक है? लेकिन सस्पेंशन वीटो का कभी भी यूज नहीं होगा। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूं आपको, वो आप अगला सुनेंगे। बेटा रेगुलर क्लासेस करनी होंगी तभी कोई विषय की समझ आपके अंदर विकसित होती है, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, चाहे फिर आपका साइंस या फिर कोई और सब्जेक्ट। रेगुलरिटी और रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण है। इनमें से अगर आप एक भी काम नहीं करोगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। जी हां, आने वाली 29 तारीख को आपका सिलेबस लास्ट हो जाएगा क्योंकि अब डेली आपकी 2 घंटे क्लास चलेगी और इस पे मैं अब कुछ भी नहीं सुनूंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका बिल होता है संविधान संशोधन विधेयक।
संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान से सुनना, संविधान संशोधन विधेयक। इंग्लिश में लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल। देखना बेटा, यहां पर पहला क्वेश्चन, यह बिल कहां पेश होगा? कहां पेश होगा? तो यहां पे पता है क्या आंसर होगा? यहां आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में। इन आइदर हाउस, इन आइदर हाउस, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किसी भी सदन में, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आप फुल नंबर लेकर आएंगे पॉलिटी में। अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। 2-2 घंटे पढ़ के क्लास खत्म करो और बैठ के आराम से अपना रिवीजन करो पेपर तक। कितना स्ट्रांग कर लो अपने अपने सिलेबस को कि पेपर आए तो तुम्हें टेंशन ना हो। जो तुम एंड टाइम के लिए छोड़ देते हो उसे एंड टाइम के लिए मत छोड़ो। समय मिला है, कोर्स टाइम से पूरा हो रहा है तो उस चीज का फायदा उठाओ और उस चीज को रिवाइज कर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बात करती हूं इस बिल के बारे में। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज देखिएगा, इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति है। यानी आपके साधारण विधेयक और आपके जो है संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों पर कैसी पावर है? इक्वल पावर है। लेकिन मनी बिल पर किसको पावर है? लोकसभा को। समान शक्ति होती है। ठीक है, अब आप मुझे एग्जाम्पल देखो कि मैं इसको इस बार पेश करती हूं राज्यसभा में। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, राज्यसभा में पेश कौन करता है? कल बताया था, मंत्री या एमपी। इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। क्या मैम ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है? जी हां, हो सकता है। जहां मैं राज्यसभा लिख रही हूं, अगर लोकसभा में पेश करना है तो वहां लोकसभा लिख देना। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, फिर क्या होगा आपको अच्छे से पता चल गया होगा। राज्यसभा में चर्चा। ठीक है, डिबेट इन राज्यसभा। क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट, राज्यसभा से पारित। अब ये जो पारित होगा, पास होगा, कौन सा बहुमत? ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत। विशेष या 2/3 बहुमत। इंग्लिश में लिखिएगा स्पेशल या 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं। यहां से पास होगा। अब बच्चा यहां से पास होकर, यहां से पास होकर कहां पहुंचेगा ये? मैम क्योंकि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है, अगर लोकसभा में करते तो राज्यसभा जाता। अब ये राज्यसभा से पास होकर कहां पहुंचेगा? मैम अब ये पहुंचेगा लोकसभा। तो लोकसभा में भी इसको क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड। अब फिर क्या होगी? इस पर चर्चा, लोकसभा में डिबेट होगी। फिर क्या होगा? अगर प्यारे बच्चों, या तो ये होगा लोकसभा से पारित, और पारित होगा तो ध्यान रखना यहां पर भी विशेष
विशेष या 2/3 बहुमत, क्योंकि ये बिल कभी भी सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होता। अब यहां पे या तो ये क्या हो सकता है, पारित, या तो ये इसे पास करेगी या इसे अस्वीकार कर सकती है, यानी कि रिजेक्ट। ठीक है, या ऐसे संशोधन करे, ऐसे संशोधन करे, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, या ऐसे संशोधन करे कि राज्यसभा सहमत ना हो, या 6 माह तक बिल को अपने पास रखे, बिल को अपने पास रखे। तो मैम क्या यहां पर भी जॉइंट सेशन आएगा? तो क्या मैम यहां पर भी संयुक्त बैठक होगी? जी नहीं, ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी कारण से बिल पारित नहीं होता, पारित नहीं होता, तो यह बिल समाप्त हो जाता है, तो यह बिल समाप्त हो जाता है। यहां पर कोई जॉइंट सेशन नहीं आता। आगे की बात लिखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की, सॉरी, संविधान संशोधन विधेयक का, ऐसे लिखना, विधेयक का दोनों सदनों से विशेष बहुमत, या क्या कहते हैं इसको, 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना आवश्यक है, पारित होना आवश्यक, यानी कि कंपलसरी, आवश्यक है। और फिर मैंने आपको बताया ही है कि फिर यह बिल कहां पहुंचेगा, फिर यह जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होते हैं, यहां तक फटाफट आप नोट करेंगे, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके संविधान में संशोधन होता है। तो संशोधन करना इतना आसान नहीं है, दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। एक सदन भी सहमत नहीं होगा तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये संविधान संशोधन आखिर किस चैप्टर में है, किस चैप्टर में इसकी प्रक्रिया बताई हुई है, और संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है। जिया चौधरी जी, पिछली क्लासेस देखे विशेष बहुमत क्या होता है राष्ट्रपति में ही बताया था।
बेटा रेगुलर क्लासेस देखिए, अब क्या क्या लिखना है, क्या मैम ये लिखना है? जी हां, इसे आपको लिखना है। क्या ये लिखना है? जी हां, इसे भी आपको लिखना है। अब आपको मैं इसी के साथ पढ़ा देती हूं आपका एक चैप्टर जो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, किस पार्ट में है, लिखिएगा। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये प्यारे बच्चे आपका एक चैप्टर है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या भाग 20 में है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और प्यारे बच्चे इसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान से लिया है, यानी टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब प्यारे बच्चे आपने सुना होगा कि 3 विधियां होती हैं, लेकिन ये गलत है। ध्यान से सुनो, आप पहली विधि पढ़ते हो साधारण बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी लिखिएगा। इससे कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता। संविधान में संशोधन नहीं होता, यानी कभी भी आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ, कभी भी आप साधारण बहुमत के साथ संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे यूपी से उत्तराखंड बनना, बिहार से झारखंड का बनना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनना, आपके विधान परिषद का गठन या सृजन, या फिर अंत कह सकते हो कि उसका गठन और अंत होना, ये सब साधारण बहुमत से होता है और सिंपल मेजॉरिटी से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये विधि नहीं है, ये मेथड नहीं है। इससे केवल सिंपल चेंजेस होते हैं, साधारण परिवर्तन होते हैं। ये कभी भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे प्यारे बच्चे एक आपको जो मैं बार बार बता रही हूं, एक होता है आपका विशेष, या जिसे आप कह रहे हैं 2/3 बहुमत। इसको लिखिएगा स्पेशल या 2/3 मेजॉरिटी। इसके बारे में अब आप लिखेंगे 2/3 मेजॉरिटी। ध्यान रखना, 1 मिनट। संविधान में सबसे अधिक संशोधन यानी मैक्सिमम अमेंडमेंट, सबसे अधिक संशोधन, मैक्सिमम अमेंडमेंट, सबसे अधिक संशोधन, मैक्सिमम अमेंडमेंट इसी विधि से हुए हैं। इसी विधि यानी कि मेथड से हुए हैं।
तो आपकी एक मेथड तो ये हो गया, क्या मैम एक ही है? नहीं, बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना पढ़ लोगे तो आपके जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सब यहीं से कवर हो जाएगा। कोई बुक पढ़नी ही नहीं है आपको, कोई बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ ये पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आगे आ जाओ। एक होता है, लिखिएगा, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। इंग्लिश में लिखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स, ऑफ हाफ स्टेट्स। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से होते हैं। क्या इसका कोई एक दो एग्जाम्पल है? जी हां, मैंने आपको पढ़ाया था एग्जाम्पल में आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, और खुद प्यारे बच्चों आर्टिकल 368 एक्सेट्रा। अगर इस तरह के संशोधन संविधान में होते हैं तो उसमें आधे राज्यों की सहमति, मतलब कोई बिल पहले संसद में आएगा, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होगा, फिर उसके बाद वो राज्य, कम से कम 14 राज्यों की सहमति, क्योंकि कितने हैं प्यारे बच्चे? 28 हैं। 28 आपके क्या हैं? 28 मैम हमारे राज्य हैं, जिनमें से 14 राज्यों की सहमति चाहिए होगी अगर हम इनमें कोई भी चेंजेस करेंगे। केवल संसद अकेले नहीं कर सकती, राज्यों की भी सहमति चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। लोकेश कुमार जी शुरू से क्लासेस कीजिए। बीच से आपने अभी बैच खरीदा है और आप सोच रहे हैं आज ही मैं क्लास करूं और मुझे सब समझ में आ जाए, तो वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप शुरू से स्टार्टिंग से क्लासेस कीजिए, तब समझ में आएगा। बिहार पुलिस में आपका पढ़ाया हुआ आया था मैम, नीतीश कुमार कह रहे हैं। थैंक यू नीतीश, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए बच्चा आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका चैप्टर यहां खत्म होता है और अब आपको यहां पे क्या ये लिखना है मैम? जी हां, ये भी लिखना है। मैं स्टार बना देती हूं अब, ताकि ये लिखने नहीं लिखने वाला क्वेश्चन ही मेरे जीवन से खत्म हो जाए। अब आगे आइए, अब देखते हैं हम बजट। बजट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना। बजट, इसको आपका संविधान कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट को आपका संविधान कहता है। बजट हम कहते हैं लेकिन संविधान इसे बजट नहीं कहता। अगर प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी परिभाषा कहां पर है,
इसकी डेफिनेशन कहां पर है, और आखिर मैम ये बजट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों पहले डेफिनेशन आर्टिकल 112। चलो इसे बताने से पहले, अलग चैप्टर नहीं है, ये भी संसद ही चल रहा है, ये संसद का ही आपका एक पार्ट है बजट, क्योंकि ये भी संसद में ही आता है। नेहा कह रही है बजट तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, बजट पढ़ाया जाएगा कि उसमें बजट में क्या क्या खर्चे हैं, लेकिन बजट कहां पेश होता है, कौन करता है, कौन करवाता है, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटी है। मैं बजट आपको यहां पे ये नहीं बताऊंगी कि इस बार का जो बजट आया उसमें क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या चीजें हैं, नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी बजट कैसे पेश होता है, बजट कब पेश होता है, कौन करता है, आखिर बजट किसे कहा जाता है, ये बताऊंगी। देखो बेटा आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है, क्योंकि मैं घर में ले जाकर आपको सुनाऊंगी। देखो इसको मिटा दूंगी फिर मैं, मान लो कि ये घर है, ठीक है, ये घर है। अब इस घर के अंदर, ये जो घर है, इस घर के अंदर काफी सारे लोग रहते हैं। अब कितने लोग रहते हैं मैम वो भी बता दो। देखो एक यहां पे माता रहती हैं यानी मदर, एक पिताजी यानी कि फादर, और इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब यहां पे ये इनकी पूरी फैमिली है। अब इस फैमिली के खर्चे होते हैं, अगर ये घर रेंट पे है तो रेंट देना होगा, राशन आएगा, बच्चों की फीस जाएगी, दवाइयां आजकल जो कि जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं वो भी आती हैं, और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप क्या करते हो कि जब आपके पापा की सैलरी आती है तो आपके घर में एक बजट बना हुआ होता है कि पहले ये काम करना है, ये काम करना है। आपके घर में पैसा चाहे कहीं से भी आए, चाहे कहीं से भी पैसा आए, ठीक है, कहीं से भी पैसा आएगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि वो घर में ही क्या होगा, खर्च होगा। और घर का पैसा कोई भी व्यक्ति ला रहा है तो घर में ही आता है। तो जिस तरीके से आपके घर के बजट होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं केवल खर्चा खर्चा करेंगे, नहीं, इनकम भी होती है मैम, इनकम होगी तभी खर्चे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे, अच्छा भाई दादा दादी भी लिख लो भाई, लो दादा और दादी ये भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। मैं एक सिंपल बात बताना चाह रही हूं कि जब घर में इनकम होती है तो खर्चे भी होते हैं। तो आपके खर्चे कहां कहां होंगे ये आप जानते हो। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपकी सरकार वो भी कमाई करती है, वो भी क्या करती है, वो भी इनकम क्रिएट करती है। और उसकी इनकम कहां जाती है जल्दी से बताओ, आपको मैंने पढ़ाया, मैं मिटा रही हूं, ड्राइंग की ज्यादा तारीफ मत करो, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो आपकी सरकार भी क्या करती है प्यारे बच्चों, आपकी जो सरकार है ये महीने का नहीं, ये साल का बजट बनाती है। ये सरकार क्या करती है, ये अपना बजट बनाती है, कितने टाइम का, 1 वित्तीय वर्ष का। इसका अपना एक बजट होता है जो कितना, यहां पे लिखिएगा बजट। तो बजट कितना आपका वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष में आता है, वित्तीय वर्ष, ओहो, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। और ये फाइनेंशियल ईयर प्यारे बच्चों आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक का रहता है, यानी पूरे 1 साल का बजट बनाती है। बहुत बढ़िया मैम, संचित निधि में जाता है, शाबाश प्यारे बच्चों, एक आपका बिल्कुल सही है। तोशी आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आर्टिकल गलत है, 276 नहीं 266 है। भारत की संचित निधि 266 आर्टिकल में है और उसी में सरकार का सारा पैसा जाता है। अब सरकार इस बजट में आपके घर की तरह बता देती है कि मेरी इनकम क्या होगी, मतलब मुझे कमाई कहां कहां से होगी, और साथ साथ बता देती है कि मेरा खर्चा, मेरे जो एक्सपेंसेस होंगे
वो कहां कहां पर होंगे, एक्सपेंसेस होंगे वो कहां कहां पर होंगे। कि मैं एजुकेशन शिक्षा पे इतना खर्च करूंगी, हेल्थ पे इतना खर्च करूंगी, मैं व्यापार करके इतना पैसा कमाऊंगी, टैक्स से इतना पैसा कमाऊंगी, तो ये पूरा सरकार जनता के सामने रख देती है कि ये 1 साल का बजट हमने तय किया है। तो बजट में सरकार की इनकम और खर्चे दोनों मेंशन होते हैं और ये आपका एवरी फाइनेंशियल ईयर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बजट तो हम समझ गए, लेकिन बजट की अगर हम बात करें तो बजट पेश कौन करता है, पेश कौन करता है और किसके कहने पर करता है, और किसके कहने पर करता है, और किसके कहने पर करता है। ये 2 क्वेश्चन हैं। मैंने राष्ट्रपति में भी आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान रखना स्टेट के अलग होते हैं और सेंटर के अलग, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, में पेश किया जाता है। कब? प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर वित्त मंत्री इसे पेश करते हैं। आगे सुनिए, भारत का पहला बजट किसने पेश किया, क्वेश्चन आता है। दूसरा, दूसरा लिखना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। और अगला क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो पहले का आंसर जेम्स विल्सन, और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट, और इसने कब पेश किया था, 1860 में। इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय बजट का पिता, भारतीय बजट का पिता, फादर ऑफ इंडियन बजट, फादर ऑफ इंडियन बजट। प्यारे बच्चे, इसी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट। आगे आइए, स्वतंत्र भारत का तो लिखना आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी। कब किया, 1947 में। गणतंत्र भारत का जॉन मथाई, जॉन मथाई कब किया, 1950 में। ये सारे फैक्ट हैं। आगे आ जाइए, क्या ये लिखना है आपका फेवरेट क्वेश्चन का आंसर, यस। आगे आइए, आगे अब ध्यान से सुनना। यहां पर भारत का बजट पेश करने वाली, बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री,
पहली महिला वित्त मंत्री। आगे आइए अगला, भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, पूर्णकालिक कौन थी और पहली कौन थी? तो पूर्णकालिक को क्या कहते हैं? फुल टेन्योर फाइनेंस मिनिस्टर। भाई कौन थी जो आपके पूरे कार्यकाल के लिए बनी थी? क्योंकि आपकी जो पहली थी उनका नाम क्या है? ध्यान से, पहला नाम है इंदिरा गांधी जी, लेकिन बेटा ये कुछ समय के लिए थी, ये फुल टेन्योर के लिए नहीं थी। और इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? बताओ। बजट पेश, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 10 टाइम्स। आगे, सबसे अधिक बार बजट पेश, ये फर्स्ट सेकंड नंबर पर, ये तो हो गए फर्स्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। इन्होंने कितनी बार कर दिया मैम? 7 टाइम्स, 7 बार। और मोरारजी देसाई ने 10 बार। बेटा प्रणब मुखर्जी 10 टाइम्स कैसे कर सकते हैं? प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी हैं, और आपका जो बजट है वो पेश करना फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। सुखराज, आपके प्रश्न, आपने जो कमेंट किया उसका मैं उत्तर दे रही हूं। क्लियर है यहां तक? ध्यान रखिएगा। अब आगे एक और लाइन लिखिएगा, 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। अलग अलग पेश होते थे। आगे, 2017 में रेल बजट का विलय यानी कि विलय आम बजट में कर दिया गया। आम बजट में कर दिया गया। फिर से मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि बजट हम कहते हैं, संविधान नहीं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या ये लिखना है? जी हां, ये लिखना है। ये आपका बजट और उससे बनने वाले प्रश्न। क्लियर है? आगे आ जाइए। डेली नहीं बताऊंगी बेटा कितने चैप्टर का बाकी हैं। आप कुछ चीजें हम पढ़ेंगे केवल स्लाइड से, इसे आप स्लाइड से पढ़ सकते हो, 2 ही लाइन्स हैं। तो अब मैं यहां पर स्टार बनाऊंगी कि ये वाली स्लाइड आपको लिखनी है। मैंने आपको बताया था, एक चीज मैं अब लिख के बताऊंगी तभी आपके दिमाग में चीजें फिक्स होंगी। मैंने आपको बताया है भारत की संचित निधि, मैंने आपको बताया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंग्लिश में भी लिखो, ये लिखा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। मुझे बताओ इस पर किसका नियंत्रण होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करो
किसका कंट्रोल होता है, किसका नियंत्रण, कौन इसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ होता है कि अगर वो परमिशन नहीं देगा तो हम यहां से पैसा नहीं निकाल सकते। कौन होता है वो, इसका यहां पे केयर टेकर कौन है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए कि आपका भारत की जो संचित निधि है इस पर किसका कंट्रोल होता है। बीरू कह रहे हैं राष्ट्रपति जी का, गलत आंसर है। रोहित चौहान ने सही आंसर दिया है, अमी ने सही आंसर दिया है, राहुल ने गलत दिया है, प्रदीप ने सही दिया है, नेहा ने सही दिया है। बिल्कुल यहां पे किसका, संसद का। किसका कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट का, संसद का यानी कि पार्लियामेंट का। और अगर सरकार को पैसा निकालना है तो वो किसकी परमिशन लेगी, पार्लियामेंट की। तो वो जो परमिशन लेगी वो कैसे लेगी, वो आपको यहां बताया गया है। इसको हम कहते हैं विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। ध्यान से पढ़ो, कहां पर है, आर्टिकल 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी ये उस परमिशन का नाम है जिससे संसद पैसा निकालने की परमिशन देती है। प्यारे बच्चे, ये विनियोग विधेयक संसद में लाया जाता है, संसद में पेश होता है, और अगर ये संसद से पारित होता है तब संसद कहती है कि सरकार पैसा निकाल लो। यानी प्यारे बच्चे, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात, पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ठीक है, तो संसद जो परमिशन देती है वो इसी बिल के माध्यम से देती है, क्योंकि अगर संसद इसे पास करेगी, ठीक है, इस विधेयक के पारित होने के बाद, कहां से पारित होने के बाद, संसद से, लिख लेना, पारित होने के बाद कहां से, संसद से, संसद से पारित होने के बाद ही सरकार पैसा निकाल सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है, संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि जब ये विनियोग विधेयक, जब ये बिल पास होगा तो कहां से, संसद से पास होगा, तब इसका मतलब संसद ने परमिशन दे दी है। प्यारे बच्चे, प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है भारत की आकस्मिक निधि। इसका मतलब यही है कि आपका रिवीजन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यही आपके आंसर्स बताते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे फिर आपका आता है एक प्रश्न काल। ध्यान से सुनना, यह भी आपको स्लाइड से लिखना है, स्टार बनाती जा रही हूं मैं। प्रश्न काल, ठीक है, टाइम नहीं हुआ है सूरज, आपका टाइम हो गया है तो आप क्लास से जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कमेंट मत करना प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूं आपके सामने। 2 घंटे से पहले डेली क्लास कभी बंद नहीं होगी, और हो सकता है कल से मैं आपकी क्लास 4 बजे से लूं, क्योंकि आप कहते हो लेट हो जाता है काफी। अगर आपको क्लास 2 घंटे लेनी है तो मैम 4 बजे से लो, तो कोशिश की जाएगी। आज बात करूंगी मैं मैनेजर सर से, और फिर 4 बजे तक आपकी 4 से 6 क्लास लूंगी मैं। आगे आइए, यहां पर देखो प्रश्न काल क्या होता है। आखिर प्रश्न काल में क्या पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है। मैं ऐसा करती हूं, यहां से स्टार हटा देती हूं, मैं लिखकर ही समझा देती हूं, क्योंकि मुझे फिर यहां पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है आपके साथ में। देखो यहां पे ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, आपका संसद में जब काम होता है तो उसमें एक प्रश्न काल होता है जिसे आप क्वेश्चन आवर कहते हो, क्वेश्चन आवर।
और ये आपका कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? तो इसकी टाइमिंग होती है 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे तक का समय इसकी टाइमिंग होती है। 1 घंटे ये चलता है, ठीक है, प्रश्नकाल। और प्यारे बच्चे, संसद की बैठकों की शुरुआत ही इससे होती है। आखिर इसमें होता क्या है? तो प्यारे से बच्चों जरा ध्यान से सुनना, यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पहला प्रश्न कौन पूछता है? प्रश्न कौन पूछता है? तो प्यारे बच्चे एमपी यानी कि सांसद। फिर किससे पूछता है? किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो मैं आंसर करूंगी मिनिस्टर से, मैं आंसर करूंगी मंत्री से, क्योंकि मंत्री सरकार में होते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, यानी एक तरीके से सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? सरकार से। कौन पूछता है? एमपी। उस एमपी को बिठाया है ना तुमने संसद में कि जाओ भैया सरकार से पूछो महंगाई क्यों बढ़ रही है, सरकार से पूछो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, सरकार से पूछो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, सरकार से पूछो डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है, सरकार से पूछो कि हेल्थ पॉलिसीज जो हैं वो हमारी नाकामयाब क्यों हैं। इन सब का आंसर पूछा जाता है। तो यह टाइमिंग होती है। अब प्रश्नकाल, इसकी शुरुआत 1721 में लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी। प्यारे बच्चे, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा ब्रिटेन से लिया है हमने। लंदन में हुई थी। फिर भारत में कब हुई? लिखिएगा, भारत में इसकी शुरुआत, भारत में इसकी शुरुआत, ठीक है, एक मिनट, ओहो, भारत में इसकी शुरुआत भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा हुई, यानी भारत में 1892 में। ठीक है, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था और उसमें पहली बार हमें अधिकार मिला था प्रश्न पूछने का। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आ जाइए। अब अगला प्रश्न यहां पर क्या बनेगा कि यहां पे जो प्रश्न होते हैं वो किस तरीके के प्रश्न होते हैं? तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, दोनों प्रकार के प्रश्न, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अब बात आती है कि प्रश्नों के प्रकार। आखिर प्रश्न किस किस तरीके के होते हैं? लिखित, मौखिक। तो प्रश्नों के प्रकार में पहला लिखिएगा तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न।
ये वैसे आप स्लाइड से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखना है, जी हाँ ये लिखना है। अब प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला देखिएगा तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चन। अगर किसी प्रश्न पर स्टार लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है, तो उसका उत्तर, उसका जो आंसर है वो कैसा दिया जाएगा मैम, वो दिया जाएगा मौखिक यानी कि ओरल, ओरली दिया जाएगा। फिर एक होते हैं अतारांकित, मतलब इस पर स्टार नहीं होता, और जब स्टार नहीं होता तो मंत्री समझ जाता है और वो इसका आंसर कैसे देगा, वो इसका उत्तर कैसे देगा, लिखित। यानी इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक आपके कैसे प्रश्न हैं, तारांकित। एक आपके कैसे प्रश्न हैं, तो मैम आपके अतारांकित यानी कि अनस्टार्ड। स्टार वाले पे और ये लिखना है तो इधर बड़ा स्टार भी बना रही हूं। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है तो मंत्री समझ जाता है कि भाई ओरल फॉर्म में आंसर देना है, और अगर आपका स्टार नहीं है तो मंत्री समझ जाता है कि रिटन फॉर्म में आंसर देना है। और एक होते हैं प्यारे बच्चों आपके अल्प सूचना प्रश्न, और ये जो आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस होते हैं ये लिखना है, जी हां ये जो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, ये ज्यादातर लोक महत्व यानी कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैम इनका आंसर कैसे दिया जाता है, तो इनका आंसर प्यारे बच्चों मौखिक यानी कि ओरल फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में आंसर चाहिए तो ओरली दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है क्योंकि शॉर्ट नोटिस में आंसर देना है। ठीक है, तो आपका प्रश्नकाल का कब से कब टाइमिंग होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये सब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है। और प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, आप यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे या लिख लो मंत्री परिषद, पूरा लिख लो ताकि चीजें माइंड में रहें, कि केवल ऐसा नहीं कि एक ही मिनिस्टर से, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन हो सकता है। जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तो पूछा जाता है, सरकार से क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये बताइए ये चीजें क्यों हो रही है देश के अंदर। आपका अगर किसी देश के साथ, जैसे मान लो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो क्यों हो गया, सरकार क्या कर रही थी, रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, ये सब क्वेश्चंस उठते हैं सरकार पे, सरकार देश की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछने वाले कौन होते हैं, एमपी। एमपी को किसने बनाया, आपने, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से काम करती रहती है और कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, एक आपने बहुत सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जिसे आप कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल, शून्यकाल, इसे प्यारे बच्चों जीरो आवर कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। प्रश्न उत्तर सत्र यानी क्वेश्चन आंसर आवर, क्वेश्चन आंसर आवर। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये तुरंत आपके प्रश्न काल के बाद शुरू होता है। इसकी टाइमिंग क्या है, 12 से 1 बजे। 12 को कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, लिखना, इसके समय की वजह से, इसके समय की वजह से मीडिया ने इसे, मीडिया ने इसे शून्यकाल नाम दिया है। शून्यकाल यानी जीरो आवर। मीडिया यानी कि जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं, जीरो आवर नाम दिया है। यह प्रश्न बेटा पूछा जाता है। इसे भारत में ही 1962 में शुरू किया गया है।
शुरू किया गया है। ध्यान रखना, ये कहीं बाहर से नहीं लिया गया है। जैसे प्रश्नकाल लंदन में होता था, लेकिन ये कहीं से नहीं लिया गया, ये भारत में ही शुरू हुआ है। और ये आपका टाइमिंग कितने, 12 से 1 बजे इसकी शुरुआत कब हुई है, 1962 में। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हम बात करते हैं शून्यकाल, भारत में किसकी देन है, भारत की ही देन है। आगे फिर यहां पे इसमें कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने पूछ सकते हो, केवल 20। 20 से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या कह रहे हो योगा राज धोबी, आपकी बात समझ नहीं आ रही है मुझे। आप क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20। और आगे लिखिएगा, इसमें ज्यादातर प्रश्न, इसमें ज्यादातर प्रश्न सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक महत्व यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस सार्वजनिक महत्व के होते हैं। पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। मैम ये जो टाइम दे रखा है 12 बजे, बेटा 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसे प्रश्न उत्तर सत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर दिए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्वेश्चन विपक्ष के एमपी पूछते हैं, जाहिर सी बात है भाई, सरकार पे हमला विपक्षी करता है, विपक्षी पूछता है, विपक्ष चाहता है सरकार जो है गिरे। आज आपने स्माइली नहीं मांग रहे हो, मांगूंगी, अभी मांगूंगी, ठीक है, वो भी मांगूंगी आपसे संसद पूरा होने के बाद। एक टॉपिक और बचा है, अविश्वास प्रस्ताव। तो प्यारे बच्चों ये 2 काल आपके होते हैं, 11 से 12 और 12 से 1। यहां पे 20 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, वहां पे कोई लिमिट नहीं होती। यहां पे ज्यादातर प्रश्न सार्वजनिक महत्व के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे शून्यकाल किसने कहा, तो इसके टाइमिंग की वजह से इसे मीडिया ने कहा। ठीक है अनामिका जी, मैं आपकी बात सुन चुकी हूं, लेकिन शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपका कहना है कि प्लीज मैम टाइम चेंज कीजिए। टाइम चेंज कर दूंगी, कल 4 बजे से आपकी क्लास सोच रही हूं लेने का। ठीक है, कल मैं बात करती हूं, और उससे भी पहले अगर हो सकता है तो उससे पहले कोशिश करती हूं, कोशिश करूंगी कि आपकी क्लास 1 बजे से हो जाए। भाई जितनी जल्दी आप फ्री हो मुझे भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका शून्यकाल। क्या मैम ये लिखना है आपका फेवरेट क्वेश्चन, जी हां लिखना है। आगे आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। बेटा बहुत सारा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आवर में जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको पहले इंफॉर्म करना पड़ता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो, स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जीरो आवर में परमिशन नहीं लेनी पड़ती। एट अ टाइम कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकते हो, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन आवर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस समय पूछा जाएगा, उसमें एक समय पहले आपको अध्यक्ष को बताना पड़ता है, लेकिन जीरो आवर में ऐसा नहीं होता। यहां पे क्वेश्चन की लिमिट है कि 20 से ज्यादा नहीं पूछ सकते, लेकिन वहां कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। 4 बजे 4 बजे 4 बजे, चलो ठीक है भाई, अभी फिलहाल आज तो पढ़ लो,
अरे आज तो पढ़ लो, आज पढ़ लो। किसी का भाई सबके अलग अलग विचार आते हैं। कोई कह रहा है टाइम बिल्कुल सही है 5 बजे, कोई कह रहा है 5 बजे बिल्कुल मत रखो मैम। आगे आ जाइए यहां पर देखिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं आपका अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इंग्लिश में कहेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। आगे देखिएगा बच्चा, पहला कौन पेश करता है, कौन पेश करता है। दूसरा किसके विरुद्ध पेश करा जाता है, किसके विरुद्ध पेश किया जाता है। तीसरा क्यों पेश किया जाता है, क्यों पेश किया जाता है। क्या पेश करने से पहले, क्या पेश करने से पहले कारण बताना आवश्यक है, कारण बताना आवश्यक है। कौन पेश करता है और कहां पेश होता है, यह भी लिखो, कहां पेश होता है। अब बेटा एक एक करके पहले सारे प्रश्नों के उत्तर देखो। आपकी सरकार किस पर बनी रहती है। मैम हमारी सरकार बहुमत से बनती है, अगर बहुमत गिरा तो सरकार गिरी। और अगर लोकसभा से ये विश्वास प्रस्ताव सॉरी अगर लोकसभा से यह अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। बच्चा कह रहा है एमपी पेश करता है, जी नहीं। लिखिएगा आंसर, विपक्षी दल या दलों यानी ऑपोजिशन पार्टी या पार्टीज द्वारा लोकसभा में पेश, इसे पेश करने के लिए, इसे पेश करने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन यानी कि सपोर्ट आवश्यक है। आगे आइए, दूसरा प्रश्न, किसके विरुद्ध पेश किया जाता है। सरकार या सत्ताधारी दल, कुछ भी कहो, यानी रूलर पार्टी के विरुद्ध। अब रूलर पार्टी कौन है, बीजेपी, तो कौन लेकर आ सकती है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब क्लियर है। आगे क्यों पेश किया जाता है, जब विपक्षी दल को लगता है, जब विपक्षी दल को लगता है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है,
बहुमत यानी कि मेजॉरिटी नहीं है, नहीं है। कहां पेश होता है? लोकसभा में। ये कभी राज्यसभा में पेश नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोकसभा में देखी जाती है, ना कि राज्यसभा में। क्योंकि मेजॉरिटी कहां देखते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। सरकार कहां बनती है? लोकसभा में। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखिए यहां पर फिर अगला क्वेश्चन, क्या पेश करने से पहले कारण बताना आवश्यक है? नहीं, नहीं, कारण बताना आवश्यक नहीं है, कारण बताना आवश्यक नहीं है। क्लियर? दूसरा, अगर यह प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाता है तो पीएम सहित पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्योंकि इसका पास होने का मतलब क्या है? पड़ता है। क्योंकि इसका पास होना, क्योंकि इसके पास होना, क्योंकि इसका लोकसभा से पास होना यह दर्शाता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। अगर बहुमत रहेगा तो यह कभी पास होगा ही नहीं। लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। अब बच्चे का अगला क्वेश्चन, पहली बार पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध आया था। इनके विरुद्ध इसे आचार्य जेबी कृपलानी, इनके विरुद्ध इसे आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी 1963 में लेकर आए थे, ठीक है, लेकर आए थे। बेटा क्वेश्चन करेंगे लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। मैम आप वापस पढ़ाओगी क्या? मतलब देवेंद्र मैं समझी नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अब तक कितनी बार आ चुका है? अब तक 29 टाइम्स, 29 बार आ चुका है। उन 29 बार आ चुका है, लेकिन कभी भी पारित नहीं हो पाया, लेकिन कभी भी पारित नहीं हो पाया। अगर पारित होने वाला था एक बार तो आपके पहले ही पीएम ने रिजाइन दे दिया। मैम आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देती है। मंजय कुमार जी अपना कमेंट पिन कीजिए। अच्छा 2.0 में बेटा वो डिसाइड करेंगे अंकित सर, वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती। इस पर सिग्नेचर नहीं होते, ये पास होता है गोल्डी कुमारी जी। ये एक अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार के खिलाफ लाया जाता है
और प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर इसमें पास कब होगा, सॉरी देखो ये पास कब होगा, जैसे मैंने यहां लिखवाया है कि लोकसभा में अगर ये पारित हो रहा है तो पास होने के लिए क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग कौन कराता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपका लिख यहां ही मैं ऐड कर देती हूं, इस प्रस्ताव को मतदान के लिए चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष रखवाता है कि भाई चर्चा हो गई है, तो या ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव हो, कोई भी आपका बिल हो, उस पर डिस्कशन के बाद ही वो पास होता है और उसे हमेशा लोकसभा स्पीकर रखवाता है। अगर ज्यादा वोट आ गए कि भाई हाँ ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पास कब होगा, जब ज्यादा वोट आपके जो है उसके पक्ष में होंगे प्रस्ताव के, और अगर नहीं होगा तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बनी रहेगी, साबित हो जाएगा अपने आप की सरकार को बहुमत है, क्योंकि बहुमत है तब तक बेटा वो पास हो ही नहीं सकता। जब तक सरकार बहुमत में है कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा, और अगर नहीं है, अगर नहीं है बहुमत में तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा संसद था। अब संसद के साथ ही क्या क्या लिखना है, क्या मैम इसको लिखना है, तो बिल्कुल बेटा इसे लिखना है। ठीक है, स्टार आपका इसी का चीज का वो है, क्या इसको लिखना है, जी हां इसको भी लिखना है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं जो आपका एक नया टॉपिक आप डालेंगे और उसका नाम लिखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, संसदीय समितियां, जिन्हें हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां, आपको थोड़ा सा स्लाइड से पढ़ाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है लिखकर सारा पढ़ाऊंगी। तो आ जाइए संसदीय समितियां, बस इतना समझ लीजिए कि ये होती क्या है, आखिर इनकी क्या जरूरत होती है और इन्हें क्यों बनाया जाता है। स्टार बना रही हूं क्योंकि ये बात आपको स्लाइड से लिखनी है। देखो, भारतीय संसद का बहुत सा काम, मैं ऐसा करती हूं इसे पढ़ाने से पहले तुम्हारे घर चलती हूं। अब जैसे तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम आज संडे है, हमें काम करना होता है, बेटा मुझे भी करना होता है, मेरे पास भी एक ही दिन होता है संडे का जिसमें मुझे सारा काम करना होता है अपना। अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी समस्या है लेकिन मैं क्या समझाना चाह रही हूं। अब जैसे तुम्हारे घर में तुम क्या कर रहे हो कि जैसे तुम में से कोई सब्जी लाता होगा, घर के बाहर के सारे काम तुम में से कोई करता होगा। लड़कियां घर में मम्मी की ज्यादातर किचन में हेल्प करती हैं, मम्मी ने खाना बनाया तो बर्तन धो दिए, मम्मी ने झाड़ू लगाई तो पोछा लगा दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी के ऊपर बहुत सारा काम हो जाता है। एक मां सबसे पहले सुबह उठती है और सबसे बाद में सोती है। क्यों? क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो आपकी वो जिम्मेदारी जो आपकी मां के ऊपर है, आप सोचते हो थोड़ी सी हेल्प कर देते हो क्योंकि मम्मी के ऊपर बहुत काम है। तो प्यारे बच्चे, यहां पर संसद आपकी मम्मी है क्योंकि संसद के पास बहुत सारा काम होता है। अब संसद ने सोचा कि मुझे भी बच्चों की थोड़ी हेल्प ले लेनी चाहिए। ठीक है, कि यहां पे मुझे भी थोड़ी सी मदद ले लेनी चाहिए। और वो मदद क्या है? मदद ये है कि मुझे बच्चों की तरह अपनी संसदीय समितियां बनानी चाहिए। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं? संसद के बच्चे होते हैं जिसमें संसद उनसे थोड़ा बहुत काम करवा लेती है ताकि संसद का बर्डन कम हो जाए। जैसे आपकी मम्मी और आपके पापा आपसे थोड़ा काम करवा लेते हैं ताकि उनका जो प्रेशर है थोड़ा सा कम हो जाए। यही होती हैं संसदीय समितियां।
जिसमें केवल आपको 3 समितियां पढ़नी है। तीनों का छोटा छोटा 10 मिनट का टॉपिक है, केवल 10 मिनट का। तो 10 मिनट आप घड़ी में लगा लो, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं जाएगी। आगे आओ। भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा का जो है काम निपटाते हो। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग है। मतलब आज के समय में ये समितियां संसद का एक ऐसा पार्ट बन चुकी हैं जिनके बिना संसद काम नहीं कर सकती, जिनके बिना संसद काम नहीं कर सकती। संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में काम करती हैं, यानी एक तरीके से ये संसद के बच्चे होते हैं। लघु संसद कहते हैं इन्हें, मिनी पार्लियामेंट कहते हैं इन्हें, क्योंकि संसद की तरफ से बहुत सारा काम करती हैं। अब ये जो संसदीय समितियां हैं, आखिर ये संसदीय समितियां जो हम पढ़ रहे हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 तरह की होती हैं। पहला लिखिएगा यहां पर, पहला लिखिएगा एडहॉक, एडहॉक कमेटी, यानी कि तदर्थ समितियां, तदर्थ समितियां। अब तदर्थ समितियां कौन होती हैं घर में? बेटियां, क्योंकि बेटियां एक दिन घर से चली जाती हैं, वो परमानेंट उनका घर नहीं होता जहां वो पलती हैं बढ़ती हैं। तो ऐसे ही एडहॉक कमेटी होती हैं, इनका काम पूरा होता है, ये खत्म हो जाती हैं। और जैसे बेटियां घर छोड़कर चली जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो एडहॉक कमेटी क्या है? बेटियां। देखिए, ये ऐसी समितियां होती हैं, ये ऐसी समितियां होती हैं, ये ऐसी समितियां होती हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए, जो किसी विशेष कार्य के लिए गठित की जाती हैं, गठित की जाती हैं और इनका कार्य समाप्त होने पर, और इनका कार्य समाप्त होने पर ये भी समाप्त हो जाती हैं, ये भी समाप्त, ये भी समाप्त हो जाती हैं। मैम क्या स्पेशल काम होता है? जैसे मान लो कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था। और प्यारे बच्चों, अब यहां पे लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो इसके लिए जो स्पेशल कमेटी बनी वो होती है एडहॉक कमेटी, और दूसरी होती है प्यारे बच्चों आपकी परमानेंट कमेटी। जैसे आपके लड़के अपने ही घर में रहते हैं, तो ये समितियां भी हमेशा काम करती हैं, यानी स्थायी समितियां, ये परमानेंट होती हैं। स्थायी समितियां, परमानेंट कमेटीज। ठीक है, परमानेंट कमेटीज। अब ये जो स्थायी समितियां होती हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये हमेशा कार्य करती रहती हैं, ये हमेशा कार्य करती रहती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती, ये राज्यसभा की तरह होती हैं। इनके भी सदस्य आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ आई? अब इनमें मैं आपको पढ़ाऊंगी स्थायी समिति, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। और स्थायी समिति में प्यारे प्यारे से बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी।
एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, सबसे पहले लिखना संसद की सबसे बड़ी समिति, संसद की सबसे बड़ी समिति। ठीक है, समिति, इसमें इसका गठन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, सदस्यों द्वारा होता है। इसमें राज्यसभा के, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल लोकसभा के एमपी से मिलकर यह कमेटी बनती है। आगे, कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स 30 होते हैं, टोटल मेंबर्स प्यारे बच्चों 30, और कहां से होते हैं 30 के 30? लोकसभा से। 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से, क्योंकि राज्यसभा इसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा इसमें शामिल नहीं होती। इसमें 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस समिति का सर्वप्रथम गठन, इस समिति का सर्वप्रथम गठन, यानी फर्स्ट टाइम ये फॉर्म्ड कब हुई थी? 1950 में, जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर। जॉन मथाई कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन जॉन मथाई की सिफारिश पर। ठीक है, ये कैसी समिति होती है मैम? ये कैसी समिति है? लिखिएगा, स्थायी और वित्तीय समिति, स्थायी और वित्तीय समिति है ये, स्थायी और वित्तीय समिति, यानी परमानेंट एंड फाइनेंशियल कमेटी, परमानेंट एंड फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी। आगे, समिति के सदस्यों का कार्यकाल, समिति के सदस्यों का कार्यकाल, यानी टेन्योर केवल कितना होता है? लिखिएगा 1 वर्ष। कितने सदस्य होते हैं? पहली बार कब बनी थी? ये सब आपका क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, और इसका एक नाम और है, इसे स्थायी, इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं, इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, चलो, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। यही आपका डेली रहता है बेटा, डेली यही कमेंट्स होते हैं आपके। और मैंने कल ही बोला था कि 2 घंटे का टाइम लेकर आना, और आपको ऐसे टॉपिक पढ़ा रही हूं कि बोरियत नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही है। किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है क्लास से, जरा थम्स अप करके बताना। नहीं, ये मत बताओ प्रॉब्लम, ये बताओ कि कौन कौन चाहता है कि मैं इसको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि 2 समितियां और हैं।
आपकी 2 समितियां बची हुई हैं, स्टार लगाना रह गया है। जी हां, मैं लगा देती हूं, यह आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से बिहेव करते हो कि टीचर के पास कोई काम नहीं है और आपके पास कितना काम है। ये देखो, एक बच्चा कह रहा है नींद आ रही है। बेटा, नींद आपको इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको एग्जाम की टेंशन नहीं है। मैं पढ़ाकर ही इसे कंप्लीट कर कर ही क्लास ऑफ करूंगी, ये ध्यान रखिएगा। पूरा दिन आपके पास कोई क्लास नहीं है करने के लिए, आप सबसे ज्यादा एक चीज पर फोकस कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ भाई चलो मैम पढ़ा रही हैं तो हम पढ़ लेते हैं। अब आपकी नेक्स्ट होती है प्यारे बच्चों, जिसे आप कहते हो लोक लेखा समिति। जिसे आप कहते हो लोक लेखा समिति। हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इंग्लिश में इसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इसके बारे में पहला पॉइंट, स्थायी और वित्तीय समिति, यह भी परमानेंट है। स्थायी और वित्तीय समिति, ठीक है। नेक्स्ट, संसद की सबसे पुरानी समिति। संसद की सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट कमेटी है। ओल्डेस्ट कमेटी, संसद की सबसे पुरानी समिति, ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट, इसका गठन 1919 के अधिनियम यानी कि एक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग 1921 में हुआ। 1921 में हुआ, हाँ। इस समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं, यानी टोटल मेंबर्स इसमें 22 होते हैं। और ये ऐसी समिति है जो दोनों जगह के एमपी से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। आगे, इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल, इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष सेम होता है, कार्यकाल 1 वर्ष। आगे इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस समिति का अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष नाइनटीन 1967 से यह परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का यानी ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल का नेता होगा। विपक्षी दल का नेता होगा। आगे, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है।
मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका चेयरमैन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समिति का चेयरमैन अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा और 1967 से ये बात कह दी गई है। क्यों कहते हैं इसे? मैम ये स्थायी समिति का ही पार्ट है। जी हां, जी हां, ये स्थायी है, देखो लिखा है ना, स्थायी और वित्तीय समिति, परमानेंट एंड आपकी फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, क्या ठीक से लिखना है? 5, 5 कहां लिखा है मैंने इसमें? अच्छा, ओके, 15। अब ठीक है, ब्यूटी सिंह राजपूत आगे। तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे एक लास्ट लाइन लिखनी है, जो बहुत पूछा जाता है वो प्रश्न भी। लास्ट लाइन क्या है? कैग को लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र यानी कि फ्रेंड एंड गाइड यानी कि मार्गदर्शक। अब ये कैग क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, आप फिलहाल अभी उतना याद रखेंगे जितना मैं आपको बता रही हूं। कैग क्या होता है? इसका फ्रेंड एंड गाइड होता है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और फ्रेंड गाइड कहते हैं। आगे लोक, ऐसे शॉर्ट में लिखूंगी अब मैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें कहते हैं। ट्विंस सिस्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जुड़वा बहनें कहते हैं कि कौन सी कमेटीज को ट्विंस सिस्टर कहते हैं, जुड़वा बहनें कहते हैं? तो प्राक्कलन और लोक लेखा समिति। क्यों कहते हैं मैम जुड़वा बहनें? क्यों कहते हैं इन्हें जुड़वा बहनें? क्या मतलब है इन्हें जुड़वा बहनें कहने का? तो प्यारे बच्चे, इनके काम की वजह से लिख देती हूं, क्योंकि दोनों का कार्य, क्योंकि दोनों का कार्य, क्योंकि दोनों का कार्य सरकार के खर्चों में कमी लाना है, सरकार के खर्चों में कमी लाना है। दोनों एक ही मोटिव पर काम करती हैं और इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। जुड़वा बहनें। कैग बेटा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और लास्ट आपकी समिति लिखिएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अगर इसकी बात आप मुझसे करेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की, तो ये भी क्या है लिखिएगा, स्थायी और वित्तीय समिति, स्थायी और वित्तीय समिति, सेम लाइन है। ठीक है, ये देखिएगा तीसरी कमेटी मैं आपको पढ़ा रही हूं, सार्वजनिक उपक्रम समिति। आगे देखिएगा, इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर ये बनी थी। आगे इस समिति के कुल सदस्य सेम 22,
कुल सदस्य कितने हैं? 22। और सेम रेशो में डिवीजन 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। क्लियर है? और प्यारे बच्चों फिर यहां पर भी सेम सदस्यों का कार्यकाल, सेम चीज, 1 साल, 1 वर्ष। लास्ट लाइन लिखेंगे, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी 3 समितियां थी और कल का टॉपिक आज ही सुन लीजिएगा, राज्य विधान मंडल। कल मैं पढ़ाऊंगी राज्य विधान मंडल और कल ही खत्म करूंगी। 2 घंटे से कम अब आपकी क्लास नहीं होगी 29 तारीख तक। आज कितनी है? 25। 4 दिन आप झेल लो, उसके बाद आप फ्री हो, आराम से बिसाप आप पढ़ना। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज होंगे, बेटा प्लीज मुझसे नाराज मत होई है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस अगर 29 तक कंप्लीट हो जाएगा तो 29 के बाद आपको कभी लिखना नहीं पड़ेगा, कभी लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद केवल और केवल आपका रिवीजन होगा। जो बच्चे इस बात से एग्री करते हैं वो एक बार जरा थम्स अप कर देंगे मेरे को और अपनी स्माइली देंगे कि आप यहां पे मुझसे नाराज नहीं हैं। प्लीज जो भी मुझसे नाराज है वो एक बार मैं उससे सॉरी कह देती हूं, लेकिन बच्चा ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी 29 तक। बस 4 दिन मुझे 2 घंटे दे दो, यानी अपने जीवन के 8 घंटे मुझे दे दो, ठीक है। कल से आपका 29 को लास्ट क्लास होगी आपकी, टाइम 4 बजे। जी बिल्कुल आपकी बात मानूंगी, ठीक है। अब आज आप मुझे अपनी स्माइलीज देते हुए प्लीज बाय बोले ताकि मैं आपका रिस्पांस समझ सकूं। प्लीज बच्चों मुझसे नुकसान मत सॉरी गुस्सा मत होई है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों अपना रिस्पांस देने के लिए, अपना इतना प्यार देने के लिए और मेरी बात को समझने के लिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी बेटा लोक लेखा समिति, अभी तो बताया है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, कुछ भी शॉर्ट में लिख दो, परेशान हो जाते हो। पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इसको, लोक लेखा समिति, PAC का मतलब, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब मैं आपको कल मिलती हूं। कल का टाइमिंग कोशिश करूंगी 4 बजे हो जाए बात करके, नहीं हुआ तो 5 बजे ही आपकी क्लास होगी। एक बार अपना शेड्यूल देख लेना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।